हम लोग जानते हैं किसी भी थिन लेंस के लिए लेंस के फोकल लेंथ और उसके रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला जिसको हम लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं, एक्चुअली ये फार्मूला जो ड्राइव किया गया तो इसमें लेंस की थिकनेस को बहुत ही स्मॉल अज्यूम किया गया था और उसको इग्नोर किया गया था। बट जनरली अगर हम ऐसे लेंस लेते हैं जिनकी थिकनेस ज़्यादा है, इग्नोरेबल नहीं है, उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए आज की क्लास में हम बात करते हैं कि थिक लेंस के लिए उसका फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होगा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि थिक लेंस की कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन को कैसे निकाला जाए। सपोज़ करिए कि हमारे पास एक ये थिक लेंस है। सपोज इसकी थिकनेस हमने ले लिया स्मॉल t, दैट इज़ थिकनेस ऑफ दिस लेंस। R1 एंड R2 ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ले लें, दूसरा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ले लें। इस केस में अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसके आउटसाइड मीडियम है उसका n1 है, ग्लास के मटेरियल का, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और सेकंड साइड में भी n1 मीडियम है। सपोज जो इसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनके जो पोल्स हैं, एक को हम यहाँ पर कह दें दिस इज़ O1 एंड दिस वन इज़ O2। इस केस में अब अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहीं इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और उससे आने वाली जो रेज हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। सो जैसे ये रेज इस लेंस के फर्स्ट सरफेस से इंटरफेस करेंगी, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा और ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएंगी, उनका पाथ डाइवर्ट हो जाएगा। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता, इसके इस साइड में पूरा ये लेंस का ही जो मीडियम होता यानी ग्लास ही होता, उस केस में ये लाइट रे सीधे यहाँ चली जाती और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनता, दैट इमेज इज आई डैश। बट क्योंकि सेकंड सरफेस पर जैसे लाइट एंटर करती है इसके बाद फिर से मीडियम चेंज हो रहा है तो फर्दर यहाँ पर फर्दर रिफ्रैक्शन होगा। ड्यू टू दैट रिफ्रैक्शन ये लाइट रे फिर से अपने पाथ से डेविएट होकर के यहाँ पर इसका इमेज बनाएगी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि फाइनल इमेज हमारा इस पॉइंट पर, आई पॉइंट पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर रखा है, तो हम u की वैल्यू ले सकते हैं इनफाइनाइट। अब अगर हम इस केस में देखें, इसको इमेज को एनालाइज करें और रिफ्रैक्शन को हम दोनों सरफेसेस को अलग अलग ट्रीट करें रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए, तो फर्स्ट के लिए अगर हम देखें द रिफ्रैक्शन फार्मूला, द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल, एक एक सरफेस को हम बात करेंगे तो थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस कोई है उसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला पता है आपको क्या होता है? n2 अपान, सपोज कोई एक सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है इस तरह से और इसके आगे पूरा सेम मीडियम होता, उस केस में यहाँ पर इस सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या यूज़ करते हैं हम? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ये जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर है। इमेज कहाँ बन रहा है? अगर ये सरफेस फर्स्ट सरफेस खाली बात करें तो इमेज कहाँ बनाता है? ये आई डैश पर बनाता। सपोज आई डैश की डिस्टेंस हम ले लें फर्स्ट सरफेस के पोल से, यहाँ से ये डिस्टेंस हम ले लें वी डैश। ओके, तो वी डैश इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इन्फिनिटी है। तो इस केस में इस फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कि n2
अपान v की जगह पर v डैश माइनस n1 अपान u की जगह पर क्या आएगा फर्स्ट सरफेस के लिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1। फर्स्ट रेफरेंस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं n2 अपान v डैश इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपान r1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 अपान वी डैश की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। n2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस n1 अपान n2। या ऐसे कर दें n2 माइनस n1 अपान n2 r1। 1 अपान वी डैश की वैल्यू हो गई। और यहाँ से हम निकालें वी डैश तो वी डैश क्या हो जाएगा n2 r1 अपान n2 माइनस n1। अब अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम n1 से डिवाइड कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि v डैश इज इक्वल टू n2 अपान n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सपोज हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू 1 n21 r1 अपान n21 को हम n ही लिखेंगे तो ये n माइनस ये हो जाएगा 1। n1 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हटा दें, यानी कि हमारा v डैश हो गया n r1 अपान n माइनस 1। ये v डैश को हम नोट कर लें, इसको दे दें लेट दिस इज इक्वेशन 1। इस वैल्यू की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को n1। इन द सेम वे अगर हम बात करें सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन की बात करें तो उसके लिए देखेंगे क्या इक्वेशन बनेगा। सो फॉर रिफ्रैक्शन एट द सेकंड सरफेस के लिए इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम लिखें इक्वेशन। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आई डैश को हम मान सकते हैं जो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है उसको एज ए ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लाइट रे आ रही है सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट करेगा और ये इमेज। तो आई डैश ये वी डैश यू की वैल्यू हो जाएगा सेकंड सरफेस के लिए। और फाइनल इमेज सेकंड सरफेस के पोल से बन रहा है, सपोज करें हम डिस्टेंस वी पे। तो इस केस में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम n2 है और सेकंड मीडियम n1 है, तो ये हो जाएगा n1 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान v माइनस फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। फर्स्ट सरफेस सेकंड के लिए क्या होगा फर्स्ट मीडियम n2 होगा, n2 अपान u का वैल्यू। अब यहाँ पर u का वैल्यू क्या लेंगे v डैश लेंगे अपान v डैश, इट विल बी इक्वल टू v डैश ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v डैश तो यहाँ से है डिस्टेंस O1 से, तो O2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये रोडर t है v डैश माइनस टी। तो क्योंकि हम सेकेंड सरफेस की जब बात करेंगे तो उसके पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा v डैश माइनस टी, n1 अपान वी माइनस n2 अपान वी डैश माइनस टी। इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज n1 माइनस इस सरफेस के लिए n1 सेकंड मीडियम होगा n1 अपान n2 अपान r2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालना है 1 अपान v की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं n1 अपान v इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान r2 प्लस n2 अपान
वी डैश माइनस टी। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए n1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/v ये हो जाएगा 1 माइनस n 1 हो जाएगा n1 अपान n और n2 अपान n1 को हम n लिख रहे हैं अपान r2 प्लस n2 को n1 से डिवाइड करेंगे n अपान v डैश माइनस टी। जस्ट हमने n1 से डिवाइड कर दिया और n2 अपान n1 को n लिख दिया है। यहाँ ध्यान रखना बिकॉज n2 अपान n1 इसको हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम n से लिख रहे हैं। क्लियर? इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ से ये हमारा, इसको हम नाम दे दें, सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम बात करें कि इस लेंस में जो ये इमेज बन रहा है यहाँ पर, इस लेंस के लिए सेकंड प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है सेकंड प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पैरेलल रेज आ रही है उसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें और जिधर वो इमर्जेंट रे को हम बैकवर्ड ट्रेस करें और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट से हम एक्सिस के नॉर्मल एक प्लेन ड्रा करें। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। सेकंड प्रिंसिपल प्लेन इस केस में ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे दें H2, दिस इज H2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम पोल कहते हैं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल पोल है, लेट दिस इज P2। इसी तरह से जहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट कर रही फर्स्ट सरफेस पे, इस पॉइंट को सपोज नाम दे दें A1 और A1 से एक लाइन ड्रा करें। अगर लेंस का अपर्चर बहुत ज़्यादा नहीं है उस केस में मान के चलते हैं कि हमारा ये जो रेज हैं उनके लिए A पॉइंट का नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो लगभग O1 से कोइंसाइड करेगा। ये अप्रॉक्सीमेशन यहाँ भी लेते हैं हम। इसी तरह से अगर हम B से एक, जिस पॉइंट दूसरे पॉइंट को हम B कह देते हैं, जिस पॉइंट पर जहाँ इंसिडेंट कर रहा है ये B पॉइंट है, और यहाँ से जो लाइट रे यहाँ से एक नॉर्मल हम ड्रा करें तो ये नॉर्मल भी हम मानते हैं कि ये आएगा O2 पे कोइंसाइड करेगा अगर लेंस का अपर्चर बहुत बड़ा नहीं है उस केस में। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे ट्रायंगल्स बन रही हैं। हमें 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल चूज़ करना है। एक पेयर ऑफ ट्रायंगल में आई डैश कॉमन रखेंगे, एक पेयर ऑफ ट्रायंगल में आई कॉमन रखेंगे डेरिवेशन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल H2 P2 I एंड BO2 I। BO2 I ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्योंकि इनके तीनों एंगल सेम हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल्स H2 P2 I एंड BO2 I आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होता है कि उनके रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी H2 P2 अपान BO2 ये इक्वल होगा P2 I अपान O2 I। तो इसको हम लिख सकते हैं H2 P2 अपान BO2 दिस विल बी इक्वल टू P2 I अपान O2 I। ओके अब यहाँ से देखें तो P2 I की वैल्यू, एक्चुअली P2 I है क्या, सेकंड पोल से उस ऑब्जेक्ट के इमेज की डिस्टेंस जो कि इनफाइनाइट पर रखा है। इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड पोल प्रिंसिपल पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस है P2 I, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो P2 I को हम लिख सकते हैं कि ये लेंस का फोकल लेंथ है, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। इसी तरह से O2 I हमने इसको अज्यूम कर रखा है कितना, स्मॉल v। तो ये लेट दिस इज इक्वेशन 3। इसी तरह से दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल की हम बात करें, ट्रायंगल्स A, ये पॉइंट जहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया था A पॉइंट, AO2 I डैश, AO1 I डैश और BO2 I डैश। सो ट्रायंगल्स AO1
I dash and BO2 I dash are also similar triangle. So इस केस में भी हम लिख सकते हैं कि A1O1 upon BO2 this will be equal to O1 I dash upon O2 I dash. This implies that A01 का वैल्यू ये लेंथ H2P2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पॉइंट का डिफिनेशन से आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये A01 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, H2P2 अपॉन BO2 दिस विल बी इक्वल टू O1 I डैश। O1 से I डैश की डिस्टेंस हमने कितना माना था, V डैश अपॉन O2 I डैश क्या लिख सकते हैं, टोटल ये T है, थिकनेस O1 O2 की डिस्टेंस T है, और O2 I डैश और O1 से I डैश क्या है, V है। तो ये कितना हो जाएगा, V डैश माइनस T। तो हमारा O2 I डैश हो जाएगा V डैश माइनस T। लेट दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखें, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर करा सकते हैं। दोनों के राइट हैंड साइड भाई इक्वल होंगे। दो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशंस 3 एंड 4। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं F अपान V, कंपेयर करके F अपान V इज इक्वल टू V डैश अपान V डैश माइनस T। दोनों के राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ हो गए, ये भी इक्वल होंगे। यहाँ से देखें, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 अपान F दिस विल बी इक्वल टू, F को इधर भेज दें, इस टर्म को इधर भेज दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपान V इसको इंटू V डैश माइनस T अपान V डैश। जस्ट रीअरेंज कर दिया हमने। अब इस इक्वेशन में हमें पुट करना है वैल्यू किसका, 1 अपान V का वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन 2 से। 1 अपान V का वैल्यू हमने किस इक्वेशन में निकाला था, ये इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 से हम 1 अपान V की वैल्यू पुट कर दें और V डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें। तो पुटिंग वैल्यूज फॉर 1 अपान V फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे आ जाएगा 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान V का वैल्यू क्या है वहाँ पर, V डैश माइनस T अपान V डैश, ये तो ऐसे रहने दें, और इसकी वैल्यू हो जाएगा N अपान V डैश माइनस T इंटू 1 माइनस N अपान R2। ओके, तो ये हो गया फार्मूला। सो इसको और सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये V डैश से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा N अपान V डैश प्लस N माइनस 1 अपान R2 इंटू V डैश माइनस T अपान V डैश। अब हम क्या करें, V डैश की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में। सो पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग V डैश फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से क्या जाएगा 1 अपान F इज इक्वल टू N अपान V डैश। तो N है और V डैश का वैल्यू क्या है, N R1 अपान N माइनस 1। ये हमने V डैश की वैल्यू प्लस
n-1 अपॉन R2 नहीं, ये 1 माइनस n होगा, यहाँ 1 माइनस n है, तो 1 माइनस n अपॉन R2 इंटू वी डैश का वैल्यू nR1 अपॉन n-1 माइनस ऑफ t अपॉन वी डैश nR1 n-1। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 अपॉन f इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा n-1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस n अपॉन R2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करें तो nR1 माइनस t इंटू n-1 अपान, यहाँ से देखें तो ये nR1 n-1 कैंसिल हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं 1 अपान f इज इक्वल टू n-1 अपान R1 प्लस यहाँ पर 1 माइनस n अपान R2, और ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1 माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर दें तो ये 1 माइनस t इंटू n-1 अपान nR1 हो जाएगा। ओके, 1 अपान f इज इक्वल टू n-1 अपान R1 प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 1 माइनस n अपान R2, 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, तो R2 आएगा माइनस, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो t है एक, तो दूसरा ये n-1 है, ये 1 माइनस 1 है, तो माइनस अगर हम कॉमन बाहर ले लें तो ये भी n-1 हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, तो t इंटू 1 माइनस n का होल स्क्वायर अपान n R1 यहाँ से R2 यहाँ से, तो n R1 R2, ये क्वेश्चन में। अब यहाँ से n-1 सब में अगर कॉमन ले लें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इक्वल टू n-1 कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 अपान R1, क्योंकि हमने n-1 कॉमन लिया है। ओके, और यहाँ पर है 1 माइनस n, तो ये यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस 1 अपान R2, यहाँ से हमने n-1 बाहर ले लिया, तो 1 माइनस n बाहर लेंगे तो पॉजिटिव साइन रहेगा, n-1 लाएंगे तो एक माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, n-1 बचेगा, तो n-1 तो t अपान n-R1 R2। साइन एक बार चेक कर लो, ये n-1 हमने बाहर लिया है, ये हालांकि 2 बार ये n-1 माइनस n है, हमने यहाँ भी n-1 कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये एक फार्मूला आ गया जो कि फोकल लेंथ का रिलेशन दिखाता है थिक लेंस के लिए। ये फोकल लेंथ का फार्मूला है, जैसे थिन लेंस में हम थिक सेल लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं, उसी तरह से ये थिक लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी थिक लेंस का कार्डिनल पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे उसको निकालेंगे कार्डिनल पॉइंट्स को। पॉइंट्स ऑफ थिक लेंस, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ थिक लेंस।
कर्नल पॉइंट्स निकालने के लिए हम जो इमेज यूज़ करेंगे वो पुरानी इमेज जो अभी हमने डिराइव किया है जिससे फार्मूला फोकल लेंथ के फार्मूला के लिए, उसी इमेज को देखें तो यहाँ पर हमें ये पता है कि हमारा ये पॉइंट P2 जो है वो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है। आई जहाँ इमेज बन रहा है इसको हम F2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट का इमेज है जो कि इनफाइनाइट पर है, उसका फाइनल इमेज है जो कि हमें पता है कि फोकस पे बनता है। तो हमारा ये फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा, सेकंड फोकल पॉइंट F2, इसी तरह से P2। इसी तरह से अगर हम इधर एक पॉइंट कंसीडर कर लें, लेट दैट पॉइंट इज F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट से कोई सपोज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई रे जा रही है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये रेज इमर्ज होगी, पैरेलल इमर्ज होगी ऑप्टिक एक्सिस के। इसको अगर हम डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंस को, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेस करें तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं। इस पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रा करें हम ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल प्लेन बनाएं, इस नॉर्मल प्लेन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। तो अब हमें निकालना है P1। अब हमें निकालना है कि P1 की डिस्टेंस इसके फर्स्ट सरफेस से कितना है, P2 की डिस्टेंस इसके सेकंड सरफेस से कितना है, इसी तरह से F1 और F2 की डिस्टेंस भी इनके सरफेस से कितना है। ये हम इसके लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका सेकंड फोकस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट, ओके, फ्रॉम द सेकंड सरफेस ऑफ लेंस के सेकंड सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो इसकी डिस्टेंस एक्चुअली है कितना, O2 ये पॉइंट है सरफेस पर, F2 यहाँ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये कितना डिस्टेंस पर है, O2 F2। हमें O2 F2 की वैल्यू निकालनी है। O2 F2 को इस डायग्राम में हम O2 I लिख रहे हैं क्योंकि I फाइनल इमेज जहाँ बन रहा है वो F2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और इसको हमने यहाँ पर क्या माना था, O2 I को V माना था डेरिवेशन में, तो ये हो गया V। अब V की वैल्यू हम निकालें V डैश और F के टर्म में। तो जैसा कि हम डेरिवेशन करते वक्त हमने एक यहाँ पर एक रिलेशन निकाला था, जब इक्वेशन 3, 4 को कंपेयर किया था कि F/V इज इक्वल टू V डैश अपॉन V डैश माइनस T। इस फार्मूला को यूज करके हम यहाँ पर V की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू लिखें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू F इंटू V डैश माइनस T अपॉन V डैश। चाहो तो आप लिख लो बिकॉज F अपॉन V इज इक्वल टू V डैश अपॉन V डैश माइनस T। इस तरह से ये आ गया हमें। अब यहाँ पर इस फार्मूला में हम V डैश को अगर डिवाइड कर दें V डैश से और सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू 1 V डैश अपॉन V डैश 1 माइनस T अपॉन V डैश इज इक्वल टू F इंटू 1 माइनस V डैश की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हमने V डैश की वैल्यू निकाला था डेरिवेशन करते वक्त, इक्वेशन 1 में लिखा V डैश इक्वल टू NR1 अपॉन N माइनस 1। ये वैल्यू हम पुट कर दें V डैश की जगह पे, तो हमारा V डैश की जगह पर पुट कर दें तो ये जाएगा T इंटू N माइनस 1, क्योंकि अपान V डैश है तो उल्टा हो जाएगा अपान N R1। तो इस तरह से हमें O2 F2 पता चल गया, यानी इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करके किसी भी थिक लेंस के लिए उसके सेकंड सरफेस से सेकंड फोकल पॉइंट कहाँ होगा वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फोकल लेंथ पे, थिकनेस पे और फर्स्ट सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। इसी तरह से हम F डिस्टेंस निकाल सकते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ का भी,
F1 का भी निकाल सकते हैं इस डायग्राम में सेम वे में प्रोसीड करके। और F1 को निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा कि जो लाइट का डायरेक्शन है, जो अभी हम इधर से इंसिडेंट करा रहे थे, इसी डायग्राम से हम लाइट को इधर से इंसिडेंट कराएं और सेम डायग्राम बना के प्रोसीड करें तो वहाँ से निकाल सकते हैं। वो सिमिलर वे में कर लेना है, वो उसके लिए हम अलग से डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम उस फिगर में हम राइट हैंड साइड से लाइट को इंसिडेंट करें। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड प्रोसीडिंग इन सिमिलर वे we can find out O1 F1 क्या है? we can find out position of first focal point from where? From first surface ऑफ द लेंस। तो सेम प्रोसीड करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम इंसिडेंट रे इधर से इंसिडेंट कराएं, उस केस में हमारा इस फार्मूला में बहुत माइन्यूट चेंजेस आ जाएंगे। एक तो R1 की जगह पर R2 हो जाएगा और F की जगह पर -F हो जाएगा। और तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू -F1 माइनस, अब ये माइनस साइन है यहाँ R1 की जगह जब R2 रखेंगे तो R2 क्योंकि नेगेटिव साइन होगा R2 का, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो 1 + t × n-1 अपान n R2। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, यानी कि O1 से F1। ये वैल्यू हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं और हम बता सकते हैं कि इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब हम ये हमारा हो गया फर्स्ट, तो हमारा था सेकंड, तो ये हो गया और ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, यानी कि 2 हमें कार्डिनल पॉइंट्स मिल गए। टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड सरफेस, यानी कि इस सेकंड सरफेस ये है O2, इससे हमें निकालना है P2 के डिस्टेंस, तो O2 P2 है ना। तो O2 P2 को हम ये हमारा हो जाएगा O2 P2 सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस सेकंड सरफेस से। O2 P2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं F2 P2 माइनस F2 O2। F2 P2 से हम F2 O2 सेपरेट कर दें तो हमें O2 P2 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे O2 P2 को F2 P2 माइनस F2 O2। ठीक, F2 P2 क्या है? सेकंड फोकल पॉइंट से सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड फोकल लेंथ। सेकंड फोकल लेंथ, क्योंकि F2 P2 हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन हिसाब से क्या होगा? -F हो जाएगा। और F2 O2 को हमने क्या है ये? पोजीशन ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट फ्रॉम सेकंड सरफेस। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 O2 को माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस F2 O2 F2, तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, यानी हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, F2 से O2 को हम कर दें O2 F2, तो ये प्लस हो जाएगा। और F2 O2 की वैल्यू, O2 F2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें।
तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एफ प्लस O2 F2 ऊपर निकाल चुके हैं, यहाँ से यूज कर लें फार्मूला, तो एफ ब्रैकेट भी ओपन कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, एफ हो जाएगा माइनस एफ इंटू टी n-1 अपॉन n/r1। एफ और एफ ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, बीटा से। O2P2 को हम किसने बोलते हैं, बीटा से दिखाते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स वाले लेक्चर में हमने इसको देखा था। तो ये बीटा हमारा हो जाएगा माइनस एफ n-1 इंटू टी अपान n/r1। ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम सेकंड सरफेस। इसी तरह से हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम, फोर्थ है पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ओके, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। तो इसको निकालने के लिए हम फिर से अपने प्रीवियस डायग्राम से ही समझें इसको। तो हमें निकालना क्या है, इसका मतलब यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें निकालना है फर्स्ट सरफेस से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस, यानी O1P1। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या है, O1P1, और इसको हम बोलते क्या हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं इस पोजीशन को। तो हमें O1P1 या अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस डायग्राम से देखें तो हम लिख सकते हैं O1P1 इज इक्वल टू O1P1 को हम लिख सकते हैं F1P1 माइनस F1O1, F1P1 माइनस F1O1, O1 ओके। F1P1 क्या है, F1 से फर्स्ट फोकल पॉइंट से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, लाइट कैंसिल डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, प्लस F होगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। फोकल पॉइंट की और प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव होगा। F1O1 क्या है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं F1O1 की वैल्यू। ये क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट की डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से, इसका भी उसके पहले हम इसका डेरिवेशन बैक पेज पे कर चुके हैं। इसका वैल्यू क्या है, ये O1F1 निकाल चुके हैं, ठीक। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे। तो हम इसको O1F1 में कन्वर्ट कर दें, पहले हम पॉजिटिव कर दें और इसको इन्वर्ट कर दें, तो ये O1F1 हो जाएगा। O1F1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये O1F1 की वैल्यू है माइनस F1 प्लस n-1 इंटू टी अपान n/r2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा फाइनली माइनस Fn- टाइम्स ऑफ टी, n-1 टाइम्स ऑफ टी अपान n/r2। ये अल्फ़ा निकल आया। इस तरह से हमें फार्मूला पता चल गया कि इसका पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये दोनों कार्डिनल पॉइंट्स क्या हैं, पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ नोडल पॉइंट्स है, क्योंकि हम मीडियम सेम ले रहे हैं लेंस थिक लेंस के दोनों तरफ, बिकॉज मीडियम ऑन बोथ साइड of thick lens is same, so nodal points क्या होता है, नोडल पॉइंट इस केस में, नोडल पॉइंट्स विल coincide with प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होगी वही इनके नोडल पॉइंट्स की वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो इसके लिए हमें कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में
एक थिक लेंस के लिए उसके डेरिवेशन किया हमने, उसके रिजल्टेंट फोकल लेंथ के लिए ये डेरिवेशन किया। उसके बाद हमने थिक लेंस के कार्डिनल पॉइंट्स की बात की कि उसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा दोनों, और दोनों प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ होंगे, इसके हमने डेरिवेशन किया।